हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल नोशन में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 11th के मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसको देखा। ठीक है, आज से हम लोग क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है सेट थ्योरी उसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या जानेंगे। ठीक है, तो देखिए पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो क्लास 11 का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका सिलेबस क्या है। ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है सेट थ्योरी, ठीक है, जिसको हम लोग सेट बोलते हैं समुच्चय, उसका सिलेबस हम लोगों ने देखा था। आपको बताया भी था कि ये सारे टॉपिक्स हैं जिनको हमको कवर करना है। ठीक है, तो आज से हम लोग सेट थ्योरी को स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा वीडियो फर्स्ट पार्ट है, वीडियो का पहला पार्ट। इसमें हम लोग जानेंगे कि सेट क्या होता है। ठीक है, दैट मीन्स जो यहाँ पर जो ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट, इसको हम लोग आज कवर करेंगे। फिर धीरे धीरे अगले दैट मीन्स दूसरे वीडियो में फिर हम लोग इस दूसरे पार्ट को कवर करेंगे। ठीक उसी तरह से हम लोग बारी बारी से हर एक टॉपिक को अलग अलग वीडियो में कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले सेट क्या होता है उसको जाने। देखिए सबसे पहले अगर हमको सेट थ्योरी को समझना है, दैट मीन्स अगर सेट को समझना है तो हमको एक शब्द समझना पड़ेगा। ठीक है, या उसको सेट को समझने से पहले हम थोड़ा सा एक बार जान लें कि ये जो सेट थ्योरी है इसका दैट मीन्स डेवलपमेंट कहाँ से होना शुरू हुआ। ठीक है, तो देखिए ये जो यहाँ पर बगल में आप लोग पिक्चर देख रहे हैं ये है जॉर्ज कैंटर। ठीक है, ये एक जर्मन गणितज्ञ थे। ठीक है, जर्मनी के रहने वाले थे, मैथमेटिशियन थे। तो इन्होंने क्या किया कि जब ये त्रिकोणमिति जो है ट्रिग्नोमेट्री उस टाइप के जब प्रश्न को जब हल कर रहे थे तो उनको इस सेट नाम के, ठीक है, जो टर्म है इससे उनको पहली बार परिचय हुआ। दैट मीन्स वो सेट थ्योरी का डेवलपमेंट फिर वहीं से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो सेट थ्योरी का डेवलपमेंट का श्रेय जो है ये जॉर्ज कैंटर को जाता है। ठीक है, फिर देखिए ये हमको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसका बैकग्राउंड क्या है वो समझना जरूरी होता है। ठीक है, ताकि हम उस टॉपिक को थोड़ा इंटरेस्ट के साथ समझें। ठीक है, तो आइए ये तो था सेट का इंट्रोडक्शन कि सेट कहाँ से डेवलप हुआ। तो आइए उसके फिर आगे देखते हैं सेट का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, देखिए सेट का डेफिनेशन दैट मीन्स परिभाषा। डेफिनेशन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? परिभाषा। देखिए किसी भी चीज का परिभाषा दैट मीन्स यहाँ जो भी हम सेट देख रहे हैं इसका परिभाषा जानने से पहले हम आपको एक शब्द समझाना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपने इस शब्द को समझ लिया तो आप ये सेट जो थ्योरी है ये बहुत ही आसानी से आप समझ पाइएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो ये शब्द लिखा हुआ है वो शब्द है संग्रह। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कलेक्शन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले समझिए कि ये संग्रह शब्द है ये होता क्या है। तो देखिए जैसे हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम जो है फ्लावर का कलेक्शन बनाते हैं। ठीक है, कलेक्शन का मतलब किसी भी चीज को एक जगह इकट्ठा करके रखना होता है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि हमने आपको कहा कि आप जो है गुलाब के फूल का संग्रह बनाइए। ठीक है, गुलाब के फूलों का संग्रह बनाइए। ठीक है, संग्रह का मतलब क्या हुआ कि हम आपको कह रहे हैं कि आप गुलाब के फूल को इकट्ठा कीजिए। ठीक है, तो जब हम बहुत सारे गुलाब के फूल को एक जगह पर रखेंगे, ठीक है, तो वो बन जाएगा कलेक्शन। ठीक है, दैट मीन्स संग्रह। ठीक है, और इसी संग्रह में, ठीक है, अगर इसी संग्रह में अगर हम कोई खास क्वालिटी डाल दें, ठीक है, दैट मीन्स इसको अगर हम सुपरिभाषित कर दें, ठीक है, अगर हम इसको सुपरिभाषित कर दें तब जो है क्या होगा कि ये जो समूह जो है जो संग्रह है वो बन जाएगा सेट। ठीक है, दैट मीन्स वो बन जाएगा समुच्चय। ठीक है, अब यहाँ बात रहा कि ये जो सुपरिभाषित शब्द है इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो आइए देखिए हम इसको समझाते हैं आपको। ये जो सुपरिभाषित शब्द अगर आपने इसको सही ढंग से समझ लिया तो सेट थ्योरी बिल्कुल आसान है। ठीक है, फिर उसमें कुछ बाकी बचा नहीं रहेगा, तो बिल्कुल आसानी से आप समझ पाइएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया
कहा कि आप गुलाब के फूल का संग्रह बनाइए, ठीक है। अब देखिए, ये ठीक है कि हमने बहुत सारे गुलाब के फूल को इकट्ठा कर लिया, तो वो हो गया गुलाब के फूल का कलेक्शन। तो अभी अगर हम इसी प्रश्न में अगर हम आपसे कहें कि आप जो है सिर्फ जो गुलाबी कलर का जो गुलाब का फूल है, दैट मीन जो पिंक कलर का है, आप सिर्फ वो वाला पिंक कलर वाले गुलाब के फूल को इकट्ठा करिए, ठीक है। तो हमने इसमें क्या कर दिया कि अब जो आप पहले गुलाब का फूल ले रहे होंगे, ठीक है, जैसे कुछ गुलाब का फूल लाल होता है, ठीक है, कुछ अलग अलग कलर का होता है, कुछ पीला भी होता है। तो सिर्फ अगर हमने कहा कि आप गुलाब के फूल का संग्रह बनाइए, तो आप उसमें अलग अलग टाइप के फूल जो है अलग अलग कलर के, उसको भी आप रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, आपको रिस्ट्रिक्शन लगा दिया आपके ऊपर कि आपको सिर्फ जो पिंक कलर का गुलाब है सिर्फ उसका कलेक्शन बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आप ये सब लाल पीला उजला ये सारे फ्लावर्स को नहीं ले सकते, ठीक है। आपको सिर्फ गुलाबी कलर को चूज करना है, ठीक है। तो इससे देखिए हमने आपको क्या करा कि ये जो आप कलेक्शन बनाइएगा इसको हमने सुपरिभाषित कर दिया, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं सुपरिभाषित करना। मतलब क्या हुआ कि जो भी आपसे जिस भी चीज का कलेक्शन करने के लिए कहा गया है, उसमें आप क्या क्या चीज डालिएगा, ठीक है, वो क्लियर पता होना चाहिए, ताकि कोई भी लोग अगर दूसरे आदमी को अगर हम बोले तो वो आसानी से उसका जो उसके अंदर जो जो टर्म आएंगे उसको वो आसानी से पहचान सके, ठीक है, उसका कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, परेशानी ना हो कोई वो चीज को पहचानने में, ठीक है, मतलब वो जो कलेक्शन बनाया है उसको पहचानने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। देखिए, अगर आपको यहाँ तक अगर समझ आया तो ठीक है, नहीं तो इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आइए देखिए, यहाँ पर डेफिनेशन में क्या कर रहा है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित, ठीक है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, ठीक है, सुपरिभाषित को इंग्लिश में बोलते हैं वेल डिफाइंड, ठीक है। देखिए, पूरा सेट थ्योरी में बस यही एक शब्द है जो विद्यार्थी को परेशान करता है, ठीक है। जो विद्यार्थी इस सुपरिभाषित शब्द को समझ लिया उसके लिए सेट थ्योरी बिल्कुल आसान है, ठीक है। देखिए, हम आपको सुपरिभाषित का मतलब फिर से एक दूसरा एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, आपसे कोई भी अगर आदमी आपसे ये बोले कि आप किसी भी चीज का संग्रह बनाइए, ठीक है, तो आपको वो बोलेगा कि आप हमको पहचान करके बताइए ये जो संग्रह तुम बनाए हो वो संग्रह है या समुच्चय है, ठीक है। आपसे वो ये प्रश्न पूछेगा, वो बोलेगा संग्रह है या समुच्चय है, आप हमको ये बताइए। तो आपको सिंपली क्या करना है कि जो प्रश्न उन्होंने आपसे कहा, ठीक है, आप उसको अप्लाई करिए, आप उसका आंसर निकालिए, ठीक है, और फिर अलग अलग आदमी से पूछने का कोशिश करिए कि वो उस प्रश्न का क्या आंसर देता है, ठीक है। अगर हर एक आदमी उस प्रश्न का आंसर सेम दे रहा है, ठीक है, मतलब हूबहू आंसर दे रहा है एक ही प्रश्न का, तो इसका मतलब है कि वो हो जाएगा सुपरिभाषित, ठीक है, वो कहलाएगा सुपरिभाषित। क्या बताया हम आपको कि अगर हम कोई भी प्रश्न अगर कोई आदमी अगर हमसे पूछता है, उसका आंसर सबसे पहले हम उसका निकालेंगे आंसर, तो हम जो आंसर निकाले हैं, ठीक है, ठीक वही प्रश्न का अगर हम दूसरे आदमी से अगर पूछें, उसका आंसर भी अगर वो आदमी वही देता है, इसका मतलब है कि वो जो क्वेश्चन जो हमसे कहा गया है जिस भी चीज का कलेक्शन बनाने के लिए, वो सुपरिभाषित है, ठीक है। तो आइए इसको हम आपको एक एग्जाम्पल से बताते हैं। आइए देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। देखिए, जैसे ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसमें क्या कर रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के, ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय, ठीक है। देखिए, स्वर बोल रहा है, स्वर का मतलब क्या होता है, वॉवेल्स, ठीक है। तो अंग्रेजी में कितने वॉवेल्स हैं, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वॉवेल्स हैं, जानते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवेल्स हैं। तो अभी देखिए, अगर हम इस प्रश्न का ये जो प्रश्न है इसका आंसर हमने देखा कि ये सारे टर्म्स होंगे, ठीक है। तो अगर हम यही प्रश्न को किसी दूसरे आदमी से पूछें, ठीक है, तो बोलेंगे भैया तुम बताओ कि अंग्रेजी वर्णमाला का जो सभी स्वर है उसका कलेक्शन बताइए आप, ठीक है। तो वो भी क्या बोलेगा कि ए, ई, आई, ओ, यू है, और क्या है, ठीक है, यही तो है। वो ऐसा थोड़ा ना है कि वो बोलेगा कि हाँ बी है, सी है, ऐसा नहीं बोलेगा। तो
ये जो देखिए क्या हो रहा है कि इस प्रश्न का आंसर हर एक आदमी एक ही देगा, एक ही आंसर देगा, सेम आंसर देगा। दैट मीन्स ये जो कलेक्शन है वो सुपरिभाषित है, ठीक है। और सुपरिभाषित होने का मतलब है कि इसको हम लोग सेट बोल सकते हैं। क्लियर है? तो अभी मैंने इसका डेफिनेशन में देखा था कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को ही सेट बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए देखिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ताकि सेट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमको बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे दिमाग में फिट बैठ जाए, ताकि आगे जब हम लोग पढ़ें तो उसमें हम लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। आइए देखिए दूसरा एग्जांपल है, क्या कर रहा है कि संख्या 42, ठीक है, 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अभी देखिए हम आपसे अगर यहीं पर एक प्रश्न पूछें कि बताइए कि जो 42 को विभाजित करने वाली जो सभी प्राकृत संख्या है वो संग्रह है या समुच्चय है, ठीक है। अगर हम आपसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं वो संग्रह है या समुच्चय है, दैट मीन्स वो कलेक्शन है या उसको हम लोग सेट बोलेंगे, ये बताइए आप। तो आपको क्या करना है, इस प्रश्न का आंसर निकालना है, ठीक है। और इस प्रश्न का आंसर अगर आप जो आंसर निकाले वो आंसर आपको रखना है, फिर यही प्रश्न को किसी दूसरे आदमी से पूछना है, अगर वो भी वही आंसर देता है, ठीक है। और बारी बारी से अगर हम 3-4 आदमी या बाकी जितने भी आदमी हैं वो सभी से अगर हम पूछते हैं और उसका आंसर वो अगर एग्जैक्ट वही देता है, ठीक है, अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट वही आंसर देता है, इसका मतलब है कि ये जो प्रश्न जो हमसे पूछा गया है जिसका संग्रह बताने के लिए कहा गया है वो वेल डिफाइंड है। और अगर वो वेल डिफाइंड है दैट मीन्स सुपरिभाषित है, इसका मतलब है उसको हम लोग संग्रह नहीं बोलेंगे, वो समुच्चय कहलाएगा, ठीक है। वही संग्रह समुच्चय का नाम से बदल जाएगा, ठीक है, मतलब उस संग्रह को हम लोग समुच्चय बोल देंगे, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, इसका आंसर सबसे पहले हम लोग निकालते हैं। अब देखिए 42 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्या कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए जैसे 42 है, इसको विभाजित कौन कौन करेगा, 1, ठीक है। प्राकृत संख्या देखिए शब्द पर ध्यान रखिए, प्राकृत संख्या बोल रहा है, नेचुरल नंबर, हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 से ये डिवाइड हो जाता है, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, फिर और ये 6 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, विभाजित हो जाएगा, फिर उसके बाद ये 7 से विभाजित हो जाएगा, उसके बाद देखिए ये फिर 21 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है, और फिर ये 42 से विभाजित हो जाएगा। तो ये सारे देखिए क्या है, ये नेचुरल नंबर्स हैं, तो ये सारे जो नंबर्स यहाँ पर मिल रहे हैं हमको 1 2 3 6 7, फिर ये 21 है, ठीक है, एक और होगा जैसे 42 है, ठीक है, ये सॉरी 14 और 42, तो ये सारे जो नंबर्स हैं ये क्या करते हैं 42 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब अगर हम यही प्रश्न को किसी दूसरे आदमी से पूछेंगे तो वो भी तो यही जवाब देगा, ऐसा थोड़ा ना कि वो बोलेगा कि हाँ जो ये जो 22 है ये 42 को डिवाइड कर दे रहा है, ऐसा नहीं बोलेगा। तो जब हम इस प्रश्न का आंसर अलग अलग आदमी से पूछ रहे हैं तो वो सेम आंसर दे रहा है, इसका मतलब है ये जो जो प्रश्न हमसे पूछा गया है वो उसका कलेक्शन हम दूसरे नाम से बोलेंगे जो हो जाएगा सेट, ठीक है, समुच्चय। क्लियर है? वही देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए एक बात आपको ध्यान रखना है, जैसे ये जो समुच्चय के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो इस समुच्चय का जितना भी मेंबर्स हैं, ठीक है, जैसे अभी जो ये जो पहला वाला एग्जांपल देखे थे इसमें जो मेंबर्स था ये था पहला ए, फिर ई, फिर आई, फिर ओ, फिर यू, ठीक है, ये सबको हम लोग इस समुच्चय का मेंबर बोलेंगे, ठीक है। और जितने भी मेंबर्स होते हैं किसी भी समुच्चय का उसको हम लोग इस मंझली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। ये जो छोटी ब्रैकेट है और ये बड़ी ब्रैकेट होता है, तो हमको ये जो मंझली ब्रैकेट है उसमें उस चीज को रखना है, ठीक है। आइए देखिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब देखिए विषम प्राकृत संख्या बोला है, हम लोग जानते हैं कि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसी तरह से करके वो आगे बढ़ते चला जाता है, कहाँ तक जाता है, अप टू इन्फिनिटी तक। अभी देखिए इसमें हमको क्या कहा गया कि आपको प्राकृत संख्या जो लेना है उसमें आपको विषम वाला चूज करना है, ठीक है। विषम का मतलब क्या हो गया, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, तो आपको वो सारा चूज करना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये जो 1 है, ठीक है, ये विषम है, फिर ये 3,
फिर 5, फिर 7, फिर 9, ठीक है। ये सारा क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या कह रहा है कि आप इसका समूह बना लीजिए, कलेक्शन बना लीजिए। दैट मीन्स क्या हो जाएगा कि ये जो 1 है, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ठीक है। ये तो अप टू इंफिनिटी तक जा रहा है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, अब तो बहुत सारा नंबर तो लिख नहीं सकते हैं, तो हमने इसको दिखा दिया। ये जो 3 डॉट्स हमने लगाए यहाँ पर, ठीक है, ये डिनोट करेगा कि ये जो नंबर्स है ये आगे इसी तरह से बढ़ते रहेंगे, ठीक है। अभी देखिए कभी कभी बच्चे करते क्या है, जैसे ये 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा और ये इस तरह से कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। इस तरह अगर ऐसा लिखेंगे तो एग्जाम में मार्क्स कट जाएगा। तो देखिए मैथमेटिक्स में किसी भी चीज का अपना अपना मीनिंग है, ठीक है। ये जो 3 डॉट्स हैं, ठीक है, 3 डॉट्स हम लोग लिखते हैं, ये डिनोट करता है कि कोई भी चीज कंटिन्यूअस है, मतलब वो लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो अभी हमने क्या कहा कि जब भी हम लोग कोई भी सेट बनाएंगे तो उसका जितने भी मेंबर्स होंगे उसको हम लोग मंथली ब्रैकेट के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो समुच्चय जो हमको कहा गया है, इसमें कोई भी आदमी 2 को शामिल नहीं करेगा, ठीक है। चाहे आप इस प्रश्न को किसी भी आदमी से पूछ लीजिए, वो 2 को इसमें शामिल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज ये जो 2 है वो सम संख्या है, हमको क्वेश्चन में ही कहा गया है कि आपको विषम लेना है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी आदमी से अगर ये प्रश्न पूछेंगे तो आपको यही जवाब मिलेगा। दैट मीन्स अगर सेम जवाब मिल रहा है तो हमने आपको क्या बताया, वो क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा। और वेल डिफाइंड होने का मतलब है कि वो समुच्चय कहलाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समुच्चय का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, समुच्चय हम क्यों बोल रहे हैं। आइए उसका नोटेशन देख लेते हैं कि समुच्चय को कैसे हम लोग डिनोट करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के जो बड़े अक्षर हैं, ठीक है, दैट मीन्स कैपिटल लेटर, ठीक है, जो कैपिटल लेटर्स हैं उसके द्वारा हम लोग डिनोट करेंगे। जैसे ये ए है कैपिटल में, ठीक है, बी, जितने भी हम लोग ए से लेकर के जेड तक जो भी है वो सारा कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। वो डिनोट करता है सेट को, ठीक है। जैसे हमने अभी आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया, ये जैसे यहाँ देखिए, ये जो विषम प्राकृत संख्या का जो समुच्चय है इसमें हमने ये आंसर निकाला, ठीक है, ये सारे उसके रिजल्ट रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ए लिखे यहाँ पर इक्वल टू लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया इस सेट को डिनोट करने का तरीका, ठीक है। जो भी हम लोग सेट को डिनोट करेंगे वो कैपिटल लेटर से करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हमने इसका नोटेशन देख लिया। तो इस वीडियो में हम लोगों ने आपको बताया, मैंने आपको बताया कि सेट क्या होता है, ठीक है, वो कैसा दिखेगा, उसको कैसे लिखना है, उसके मेंबर्स को कैसे लिखना है, ठीक है, किस ब्रैकेट में लिखना है, ये हमने आपको बताया, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जो सेट्स के जो टाइप्स हैं उसको देखेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करिए, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, ताकि जो और बच्चे हैं वो भी अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर सके, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए